चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। मॉडर्न भारत, आधुनिक भारत माना जाता है कि 1707 के बाद से औरंगजेब की मृत्यु से हमारा ये एक दौर शुरू होता है। मेरी क्लास के कुछ नियम होंगे, राइट? उस नियम को बहुत ध्यान से सुनो और समझ लेना। पहली बात, मैंने इस क्लास के पीछे बहुत मेहनत की है। जो कहानियां बनानी है, जो सीक्वेंस रखना, वो रखा है। आपका सिर्फ एक काम होगा, बड़े ध्यान से सुनो इसे। आपका सिर्फ एक काम होगा, जैसा मेरा नोट्स है उसको वैसे ही लिख लेना और उसको क्लास के क्लास में ही मैं लिखाता जाऊं, उसको मेमोराइज करते जाओ, उसकी इमेजिनेशन करते जाओ, उसकी मेमोराइज। एक एक शब्द मैंने कोशिश की है कि मैं मिनिमम से मिनिमम वर्ड में उसको लेके जा सकूं। बस आपका काम है क्लास में ही उसको मेमोराइज। मैंने बहुत पिक्चर्स रखी हैं, बहुत सी चीजों को विजुअलाइज कराया है, लेकिन आपका जो बेसिक वर्क है वो है किसी भी हालत में क्लास को एज इट इज, जहां पर जो पॉइंट लिखा है, एक माइक्रो पॉइंट भी अगर लिखा है तो उसको एज इट इज खा जाओ। वो कॉपियों को बिल्कुल चाट के खत्म कर दो तुम। बस इतना ही कर देना और एक हफ्ते बाद मैं तुम्हें मिरेकल दिखाऊंगा। बस आपका इतना ही काम है। कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। जो मैं बताता जा रहा हूं, जिस तरह से मैंने मेहनत की है, जो सीक्वेंस मैंने रखा, जो रिसर्च मैंने किया है, बस जैसे जैसे चीजें होती जा रही हैं, एक एक बात को जो नोट्स में लिखा है बस उसको उतना ही खा जाओ। उसको एक भी शब्द, अगर प्रीपोजिशन भी है तो छूटना नहीं चाहिए तुम्हारा। बस इतना कर लो। ऑफ जहां लिखा है, आर जहां लिखा है, विल जहां लिखा है, सब कुछ खा जाओ। बस इतना काम कर लो। एक हफ्ते बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस आज से 300-400 गुना मैं बढ़ा दूंगा। बस एक हफ्ते का मुझे समय देना। पर तुम्हारी जिम्मेदारी, एक सिंगल वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, एक सिंगल वर्ड। इतनी जिम्मेदारी ले लोगे? बाकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, ठीक है? इस सब्जेक्ट की जो वैल्यू है मॉडर्न इंडिया की, जिसे हम लोग कहते हैं, मैं इसको कॉलोनियल इंडिया कहता हूं। मेरे लिए वो मॉडर्न नहीं आए थे, ये मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन चूंकि अभी बुक्स में चेंज हुए नहीं तो मजबूरी है, ठीक है? तो मेरे लिए वो अंग्रेजों का औपनिवेशवाद भारत था, गुलाम भारत था, ठीक है? मॉडर्न हम बहुत पहले से थे। तो ये मेरी व्यक्तिगत है, जो इसलिए मैंने अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। अब हम यहां से शुरुआत करते हैं और सबसे ज्यादा प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं, वो मेंस के भी, वो तुम्हारे सबसे ज्यादा आते हैं मॉडर्न इंडिया से, ठीक है? आधुनिक। और दूसरा आता है आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री के ये दो पार्ट जिसके पास कवर है, वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है? जिस आप में से बहुत से लोग स्टेट एग्जाम दे रहे हो, अब जो मैं कराने जा रहा हूं, स्टेट एग्जाम भी तुम्हारे सामने ऐसे बिछा पड़ा होगा। एक एक बस वर्ड, चाहे वो कहीं से भी सोर्स हो, इट डजंट मैटर। बस आपका काम बस वही है, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, जहां एरो गया वो एरो, जहां पर पॉइंट गया वो पॉइंट, जहां पे वर्ड है वो वर्ड, वो बस तुम्हें उतने स्टेप्स याद कर लेने हैं। हो जाएगा? बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत जो होती है, जैसे कि हर कहानी की जो शुरुआत होती है, हमारी कहानी की शुरुआत होती है सिनेरियो बिफोर 1857। मैंने टॉपिक्स वो चुने हैं जहां यूपीएससी अटैक करता है, इसीलिए कई बार मेरे चैप्टर्स के नाम अलग होंगे, मेरी कहानियां अलग चलेंगी। तो बहुत ध्यान से इसको बस आत्मसात करना। तुम समर्पित कर दो, बस मेरा एक ही रूल तुमसे चाहिए, अपने आप को समर्पित कर दो मुझे, कि हां गुरुजी जो बता रहे हो बस उसको वैसे ही खाना है, मुझे कुछ नहीं और सोचना है इसमें, ठीक है? तो भारत में यूरोपियों का आगमन, अब बस लिखते जाओ और मैं कहानी जैसे इंटरेस्ट में सुनाता जा रहा हूं वैसे सुनते जाओ, ठीक है? और क्लास के क्लास में उसको मेमोराइज कर लो कि इसके बाद ये था। तो कहते भी है, सारी किताबों में भी है, कि भारत में यूरोपियों के आगमन से ही जो मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत है या गुलामी का जो भारत है, उसकी शुरुआत होती है। मैंने इसको एक और नाम दिया, सिनेरियो बिफोर 1857, यानी 1857 से पहले की स्थिति, क्योंकि इसमें भारतीय स्थितियां भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। भारतीय राजाओं की स्थितियां, भारतीय राज्यों की स्थितियां, ये सब कुछ यहां बहुत महत्वपूर्ण था। और हम अपनी शुरू करते हैं कहानी, अपनी स्टोरी को आज शुरू करते हैं। स्टोरी शुरुआत होती है, लेकिन हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है। मेरे पढ़ाने का जो तरीका होता है वो कहानियों के साथ चलता है। मैं कहानी को भारत में लेके नहीं आ रहा हूं, मैं कहानी को लेके जा रहा हूं यूरोप में। कुछ ऐसा हो रहा था जिसका प्रभाव अब भारत पे पड़ने जा रहा है। तो बड़े ध्यान से इसको सुनना। ये 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी का यूरोप है, ठीक है? जहां पर रोमन एम्पायर है, जहां पर तमाम तरह के प्राचीन राज्य यहां पर है। तो 14th सेंचुरी का यूरोप है, जो अपनी बहुत सी रस्साकसी में फंसा हुआ है। अभी अभी ये पुनर्जागरण हुआ है। इससे पहले यहां अंधकार युग था। क्या था? डार्क एज। ये तुम्हारा काम है, जितने भी लोग दाढ़ी पे हाथ फिरा रहे हैं ना, वो लिखते रहें।
इसके बाद मैं पटक के मारूंगा क्लास में, मैं यकीन कह रहा हूं। अगर मुझे मेरा जो एक हफ्ते बाद जो मैं कुछ तुम्हें टेस्ट दूंगा, अगर वो नहीं हुआ तो यही क्लास में बहुत मैं पिटाई करूंगा। सुबह 5 बजे सोया हूं मैं रिसर्च करते करते, तो ये मेरी स्थिति है। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे चाहिए उतनी ही देर में खड़े होकर उठक बैठक यहां लगवाऊंगा जब तक बेहोश होकर गिर ना जाओ। तो चलो जरा लगते हैं हम इसमें बहुत ध्यान से। 14th सेंचुरी का जो ये यूरोप था, ये अभी अभी रेनासा हुआ है इनका, लोग एक्सप्लोर करने लगे। लेकिन हालात बड़े जटिल हैं यहां पे। यहां बहुत अधिक ठंड पड़ती है, ठीक है, यहीं पर जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। यहां पर अभी आर्थिक प्रगति हुई नहीं है, ये लोग स्ट्रगल करते घूम रहे हैं, ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। जाड़े में इनके पास खाने के लिए नहीं है, जमीनों पर बर्फ पड़ी हुई है, ये टेम्परेट जोन है, बहुत अधिक ठंड पड़ती है यहां पर, खाने के लाले हैं, फसल जो है वो जमीन ही जब पूरी बर्फ के नीचे ढपी है तो क्या करेंगे। ये आपस में छोटे छोटे हिस्सों में लड़ रहे हैं, इनकी छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं और इनकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन इस दौर में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ईस्ट के साथ इनका ट्रेड था। मैप बनाते जाना, ठीक है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ज्यादातर कोशिश की है मैप के साथ तुम्हें समझाने की, चाहे फ्री हैंड बनाओ। इनका जो भारत ईस्ट के साथ इनका व्यापार था, जब ये पिछड़े हुए थे, ये आपस में लड़ रहे थे छोटी छोटी चीजों के लिए, कबीलों के फॉर्म में थे, दे वर रियली फॉर्म ऑफ द ट्राइब्स, वो ट्राइब के फॉर्म में थे। वो भयानक जलवायु से लड़ रहे थे, ठंड से लड़ रहे थे, इसमें से ज्यादातर समुद्री लुटेरे हो गए थे, ठीक है। तो इनके पास ज्यादा कुछ आय का साधन नहीं था, और इन लुटेरों से जो इनकम थी वो वहां के राज्य सरकार भी लेती थी, वहां की जो है गवर्नमेंट भी लेती थी। लेकिन इनका जो है ट्रेड रिलेशनशिप बना हुआ था किसके साथ? ईस्ट के साथ, स्पेशली भारत के साथ। लेकिन जो ट्रेड रूट था, इतिहास समझते जाना कैसे बदलता जा रहा है। तो भारत से जो है ये जो मसाले, जो रेशम, जो मोती, जो बहुमूल्य रत्न, ठीक है, ये सारे कॉटन, ये सब लैंड के थ्रू जाता था, और इसमें भी अलग अलग पावर्स का योगदान था। अगर मैं बात करूं, ये जो लाइन मैंने खींची है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जब भारत से ये निकलता था तो ये जो हिस्सा है इस पे बेसिकली अरब लोगों का डोमिनेंस था, यानी जो एशिया का हिस्सा था, एशिया माइनर तक, इस पर अरब लोगों का हिस्सेदारी थी। किसकी डोमिनेंस थी? हिंदी में कोई ये ना कहे सर हिंदी में मत, हिंदी में लिखा रहा है, इंग्लिश में, जो लिख रहा है तुरंत मुझसे पूछो। इसमें क्या था? अरब लोगों का प्रभुत्व था, ठीक है, अरब लोगों का प्रभुत्व था। तो ये व्यापार की जो आपकी डायरेक्शन देख रहे हो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीर क्या दिखा रहा है? तीर दिखा रहा है कि व्यापार हमसे शुरू होता था, और यूरोपियन क्या थे? एक परचेजर थे। आज तो उल्टा हो गया ना, लेकिन उस समय ये परचेजर थे। लेकिन ये तुम्हें समझना बड़ा जरूरी है, राइट, ये समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से यहां पे भी देखते रहो, राइट, यहां भी देखते रहो। आगे आ जाओ, कोई दिक्कत हो रही है तो बुलाओ उसको। तो ये चीज देखते रहो कि यहां पर अरब लोगों का डोमिनेंस है। किसका डोमिनेंस है? अरब का। लेकिन भूमध्य सागर से यूरोप तक किसका डोमिनेंस है? स्पेन का। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, जो आजकल विवाद का विषय बना हुआ है, वहां से किसका डोमिनेंस है? इटली का डोमिनेंस है। इटली उस समय का यूरोप का बहुत ही ताकतवर देश था, ठीक है, जो इस व्यापार पे मोनोपोली रखता था। यानी वो क्या था? एशिया से सामान लेता था, भारत से सामान लेता था, और बहुत अधिक फायदे पे बेचता था। यूरोप में क्या होता? यूरोप में मांग थी, पागलपन था, पागलपन था। भारत का सामान, चीन का सामान, जो मसाला आइलैंड थे, उन सबके सामानों की वहां पागलपन थी। तो ये जो पूरा रूट था वो 2 पार्ट में डिवाइड था। ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या? जो लैंड रूट, सारा व्यापार कैसे होता था? समुद्र से नहीं होता था, सब लैंड से होता था। इसी में ही सिल्क रूट ये चला जाता था, ठीक है। तो ये वेनिस होते हुए, आप जानते हैं प्राचीन सिल्क रूट किस तरह से काम करता था। तो ये हिस्सा अरब के पास हो गया, ठीक है, और ये हिस्सा स्पेन के पास हो गया। चलिए, और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस था, प्रॉफिटेबल, भयानक जो है वो लाभ का बिजनेस यहां पर था। लैंड रूट, इतनी दूरी, कई इसमें पार्टीज थी, सब अपना अपना हिस्सा लेती थी, उसके बाद भी ये लाभ का हिस्सा था। सोचो भारत कैसा सामान पैदा करता था कि इसमें कई पार्टीज थी। ये छोटे छोटे यूरोप के देश जो थे सब हिस्सेदारी लेते थे, उसके बाद भी वो लाभ पे बेच देते थे। इतना बेशकीमती सामान हम जो है वो करते थे, और इसके बदले हमारे पास ढेर सारा सोना चांदी और सारी चीजें हमारे पास आ जाती थी। चलिए, 1453 में एक बड़ी घटना हुई। अब मैं बात कर रहा हूं भारत। अब आप कहेंगे साहब भारत पे यूरोपियन का आगमन होना है, लेकिन हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। वो कहानी तुम्हें समझना जरूरी थी कि वहां क्या ऐसा हुआ कि उन्हें यहां आना पड़ा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो। तो
तो हम बड़े समृद्ध थे, हम दुनिया को बेच रहे, लैंड रूट पे हम बादशाह थे। भारत का भी शासन अफगानिस्तान के ऊपर तक था, कोई ज्यादा नहीं था। सेंट्रल एशिया से हम डायरेक्टली जाकर हम जुड़ जाते थे, मध्य एशिया में हम सीधे घुस जाते थे। तो हमारा डोमिनेंस था, रूट्स हमारे पास थे, कंट्रोल हमारा था, मुगल शासन भी वहां था और सब कुछ तलवार के दम पे हमारा काम हो जाता था। लेकिन 1453 में एक बड़ी घटना हो गई। 1453 में जो कुस्तुनतुनिया था, ऑटोमान इंपायर, उसने एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया, ठीक है, और तुर्क राज्य की स्थापना कर दी। ओटोमान इंपायर जो कि उस समय के एक बहुत बड़े इंपायर के रूप में था। तो ओटोमान साम्राज्य जो है उसने क्या कर लिया, एशिया माइनर यानी कि जो एशिया माइनर है, एशिया का ज्यादातर हिस्सा उसको अपने कब्जे में ले लिया। यहां तक क्लियर है? तो यहां तक क्या हुआ, इसने क्या किया, अब ओटोमान इंपायर जो इनकी अलग विचारधारा थी, इनकी अलग रीति रिवाज थे, ठीक है, इनका अलग जो है वो सारा पहले से जो है एक अलग सोच थी। तो ओटोमान इंपायर जो है उसने क्या किया, एशिया माइनर पे अपना कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और जो है उस्मानिया साम्राज्य जिसे हम लोग कहते हैं, उस्मानिया साम्राज्य की नींव रख दी। इससे क्या हुआ कि जो पुराना ट्रेड रूट था, ओल्ड ट्रेड रूट, कम्स अंडर द टर्किश रूरल, जिसे आजकल तुर्की कहा जाता है, तुर्किश साम्राज्य पे ये क्या हुआ, उसके अंतर्गत आ गया। आपने देखा एक बड़ी फेमस एर्दोगान करके एक जो मूवी, एक वेब सीरीज है, इसी के उस पे बनी हुई है। तो ओल्ड ट्रेड रूट कम अंडर द तुर्किश रूलर, ठीक है, यानी कि जो पुराना व्यापार मार्ग था वो किसके अंतर्गत आ गया, तुर्की शासकों के अंतर्गत आ गया। इससे क्या हुआ, जो ओल्ड ट्रेड रूट था उसमें ब्लॉकेड आ गई, क्योंकि इनका पूरा जो नेचर था वो बिल्कुल अलग था, वो पुराने तरीकों से अलग थे, वो अपना खुद का कुछ करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, रुकावट क्लियर कर दी, मतलब बना दी कि अब आप आगे नहीं जा सकते। तो यानी कि जो ईस्ट से होने वाला व्यापार पश्चिम की तरफ था वो रुक गया। इससे भारत को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भारत किसी को कुछ बेचने नहीं जाता था, लोग उससे खरीदने आते थे। ये बड़ा अंतर वाली बात होती है, बेचने वाला दरवाजे पे जाता है, लेकिन जब आप उससे खरीदने जाते हो, क्योंकि वो सुपीरियर पोजीशन पे था, तो बेसिकली वो अरबों को बेचता था। अरब यहां पे भी अपना व्यापार कर सकते थे, लेकिन इसमें नुकसान हो गया यूरोपियंस को, क्योंकि वो पूरी तरीके से स्टेट पर डिपेंडेंट थे। उनकी खुद की आय, उनकी जरूरतें, मसाला, कपड़ा, वो कुछ नहीं अपने पास रखते थे। तो ये क्या हुआ, सबसे ज्यादा उनको नुकसान होना शुरू हो गया, और जो पुराने जो लोग थे, स्पेन की मोनोपोली टूटनी शुरू हो गई। अब उन्हें बार बार किसके पास जाना पड़ता था, झुककर ओटोमान एम्पायर के पास जाना पड़ता था, ओटोमान साम्राज्य के पास जाना पड़ता था। नतीजा क्या हुआ, यहां धीरे धीरे दो राज्यों, नए यूरोप में दो नए राज्यों का जन्म हुआ, स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है। ये बड़े दुस्साहसिक लोग थे, रिनासा होने लगा था, अंधकार युग से निकलने लगे थे। वो अंधकार युग में था कि भाई पूरे ब्रह्मांड का केंद्र कौन है, पृथ्वी है, अर्थ है, हेलियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था। समुद्र में दूर तक गए तो क्या होगा, डूब जाओगे, नरक के देवता तुम्हें मार डालेंगे। ये सारा अंधकार युग था वहां पे। तो रिनासा मतलब पुनर्जागरण होने लगा। तो लंबे समय से सोए हुए लोग थे, छटपटा रहे थे कुछ अच्छा करने के लिए, तो वो निकल पड़े। उनके पास कुछ था नहीं, मोस्टली वो लुटेरे थे, समुद्री लुटेरे थे, वो पायरेट्स थे, ठीक है, और कोई भी एक स्ट्रक्चरल सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं थी। तो स्पेन और पुर्तगाल जो है अब वो तड़पने लगे, क्योंकि यूरोप को इसमें हो गया लॉस। यूरोप को होने लगा लॉस, क्योंकि ऑटोमान एम्पायर ने क्या किया, ब्लॉकेट क्रिएट कर दिया। अब दे वांट्स न्यू रूट टू रीच स्पाइस आइलैंड। स्पाइस आइलैंड का मतलब क्या होता है, मसाला द्वीप। ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस किसी में आया हुआ है। मसाला आइलैंड किसे कहते हैं, स्पाइस आइलैंड। इंडिया, इंडोनेशिया का जावा सुमात्रा द्वीप जो है वो क्या कहलाता है, मसाला आइलैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, मसाला द्वीप कहलाता है। इतिहास में बार बार इसका नाम आता है, क्या, स्पाइस आइलैंड। तो भारत, जो दक्षिण भारत का जो कोस्टल रीजन है, और जावा सुमात्रा इंडोनेशिया का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसाला आइलैंड। एक एक वर्ड याद करते चलो, बस अब एक एक चीज याद करते जाओ। खिलाड़ी कौन से आए, मैंने हाईलाइट भी कर दिया, स्पेन और पुर्तगाल। कौन सा इंपायर आया किस सन में, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आया हुआ है, 1453 में किसका आया, ओटोमान एम्पायर। बस दिमाग में चलते रहना चाहिए, जहां जो लिख दिया बस उसको याद कर डालो, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्लॉकेड हो गया, तो इन्हें नए मार्गों की आवश्यकता पड़ गई। तुम लोग को दिक्कत हो रही पीछे, अरे तो आगे आ जाओ यार, कुर्सी उर्सी लेके, बहुत जगह है। हाँ जी, इन्हें नए मार्गों की आवश्यकता पड़ गई, इन्हें नए मार्गों की आवश्यकता पड़ गई। जरा बुला के लाओ उसे, बुला के लाओ उसे। मैंने उसको बोला तो मेरी क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए।
तो अब ये चाहते थे कि कोई नया रास्ता मिले। अभी तक लैंड पे था, लैंड किसने रोक दिया? ओटोमन एम्पायर ने। लेकिन स्पेन और पुर्तगाल चूंकि नए थे, अब इन्हें किसी भी हालत में चीजें चाहिए थी। अब क्या हुआ, इन्हें प्रॉफिटेबल ट्रेड तो चाहिए था, यानी कि इनको मुनाफे वाला व्यापार चाहिए था किसी हालत में, और वो भारत और एशिया ही उसके प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अवॉइड रिवैलरी विद ओटोमन, बहुत पावरफुल साम्राज्य था, तो इसने क्या किया, इन्होंने कहा डायरेक्टली हम ओटोमन एम्पायर से लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, अवॉइड रिवैलरी विद ओटोमन एम्पायर, यानी ये ओटोमन साम्राज्य से सीधे टक्कर नहीं लेना चाहते थे। दूसरा, यूरोप में क्या हो गया, रेनासा हो गया। लिखते जाओ ये पॉइंट्स, रेनासा हो गया। एक भी मेरा पॉइंट छूटना नहीं चाहिए तुम्हारा, एक सिंगल पॉइंट नहीं। रोको मुझसे को दोबारा पढ़ाओ, लेकिन एक सिंगल पॉइंट छूटना नहीं चाहिए तुम्हारा। जो मैंने इसमें लिख दिया वो तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है अब। तो पुनर्जागरण यानी रेनासा हो गया। ठीक है, अब रेनासा जैसे हुआ, यानी कि वो उत्तेजित हो गए, नहीं हमें निकलना है, कुछ भी करना है। इस दौरान उन्होंने क्या किया, ढेर सारे पायरेट शिप बना लिए थे। खूब समुद्र में नहीं होता लूटपाट करना, तो इनके शिप्स में इन्होंने आर्म, जैसे आज नेवल शिप आया ना, उसका अमेरिका का हेराल्ड आया, तो वो क्या है, वो आर्म्स एंड एम्युनिशन से भरा हुआ है। तो ये लोग जो है, जैसे भारतीय अपने उसमें जो है तोप लेके नहीं चलते थे। भारतीय तो मोस्टली हीरा, सोना, चांदी, मसाला जो हमारे पास था वो हम लेके चलते थे। ये चूंकि इन्हें रात दिन लड़ना पड़ता था, इन्होंने क्या किया, पोर्टेबल तोपें बना ली। जो सिल्क रूट से इनको बारूद मिला था चाइना से, उस चाइना के बारूद को इन्होंने तोपों में भर लिया और जहाजों पे तोपें रख ली। इस तरह से इनके जहाज बड़े लीथल हो गए, इनकी सेनाएं चलने लगी। इनका हर नाविक जो था वही सैनिक भी था, जो चप्पू चला रहा था वही तलवार भी चलाता था। तो इनके यहां नियम था कि जो नाव चला रहा है उसको तलवार और एम्युनिशन भी चलाने आना चाहिए, नहीं वो योद्धा होते थे। सारे के सारे पायरेट्स थे जो इनके साथ भर्ती हो गए, निकल पड़ते थे, क्योंकि इतनी कम जगह थी, इतना कम रिसोर्स था कि एक दूसरे का जहाज लूटते रहते थे। तुम लोग पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी में देखा होगा, जॉनी डेप वाली मूवी में, तो एक दूसरे का जहाज ही डुबोते रहते थे। ठीक है, तो ये सच्चाई है, वो गलत नहीं है, वो सच्चाई है। तो वो आर्म्स एंड एम्युनिशन लेके चलते थे। इस तरह से क्या हुआ, चूंकि इनको जिंदा रहने के लिए इतनी रिवैलरी करनी पड़ती थी, और मजेदार बात है कि उस समुद्र में लूटपाट का हिस्सा इन्हें राजा को देना पड़ता था। राजा अलग बैठा रहता था, हाँ कितना लूटे हुए, तो वो अलग जो है लेके अपना बही खाता लेके, तो उसको भी देना पड़ता। नहीं तो क्या करता था, राजा इनको सजा दिलवा देता था कि तुम अच्छे लुटेरे नहीं हो, हमारा हिस्सा नहीं, उसको फांसी दिलवा दो। तो उनको पानी में भी सरवाइव करने के लिए लड़ना है, और जमीन पर अगर आए और टैक्स नहीं भरा, राजा का पेट नहीं भरा, तो राजा मार देगा इनको या उनके परिवार को मार देगा। तो इनको हर समय लड़ते रहना पड़ता था, पायरेट्स थे ये। तो इस तरह से इनके जो जहाज थे, शिप थे, वो हो गया समय के साथ उन्नत हो गए। इनका हर नाविक योद्धा हो गया। इन्होंने नए नए रूट्स खोजने शुरू कर दिए। पुनर्जागरण हो गया था, जो बंधन था वो खत्म हो गया। तो ये बोले अब यार बहुत हो गया, हमने बहुत गरीबी देख ली, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा, डू और डाई कंडीशन, राइट। और वेस्टर्न यूरोप यानी पश्चिमी यूरोप में इस तरह से बहुत से एक्सप्लोरर यानी खोजी पैदा हो गए, जो ऊब चुके थे अपनी कंडीशन से। वो पुर्तगाल की भयानक ठंड, वो जो है वो शराब पे डिपेंडेंसी, वो केवल ऑलिव की खेती, वही केवल उनको बेचे भी तो कहां बेचें, बेचे भी तो कहां बेचे। ठीक है, वो हर चीज के साथ वाइन और ब्रेड खाते थे ये लोग, क्योंकि भाई अंगूर वहां बहुत पैदा होता है मेडिटेरेनियन के आसपास। वो क्या साइट्रिक फ्रूट्स के लिए जाना जाता था, तो अंगूर इतना पैदा होता है कि उसी से वाइन बनाते हैं। तो आज भी देखो उनका जो टोस्ट होता है, एक वर्ड होता है टोस्ट, तो ब्रेड और वाइन वो लेते हैं। आप कभी भी आप जाएंगे यहां पर, आप जो मेहमान बन के, तो आपको वाइन और ब्रेड दिया जाएगा, ये इनका कस्टम है। तो क्या हुआ, खोजी थे। इसी में से ही स्पेन का एक खोजी था 1494 में, कोलंबस। ठीक है, इसको पूरा ये सब पागलों की तरह भारत को खोज रहे थे, ईस्ट को खोज रहे थे। ये निकला था भारत को खोजने, ठीक है, लेकिन पहुंच गया अमेरिका, उल्टा निकल लिया अटलांटिक पे। कब? 1494। एक एक डेट याद रखना, कहां का था? स्पेन। तो मैंने ये जिक्र क्यों किया अभी तुम्हें बताऊंगा, बड़ी अद्भुत सी चीज तुम्हें पता चलने जा रही है। ठीक है, दूसरा, चूंकि स्पेन अभी नया नया था, उसको अपनी जो है वो ताकत चाहिए थी। पुर्तगीज भी थे, पुर्तगीज भी बड़े दुस्साहसी थे, कोस्ट एरिया था सारा का सारा। तो 1498 में वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा जो काम था पुर्तगाली था। कौन सा था? पुर्तगाली था। एक एक लाइन ध्यान से, फर्स्ट यूरोपियन हु स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया, पहला यूरोपियन जिसने
भारत के साथ सीधे व्यापार शुरू किया? कौन था? वास्को डिगामा। क्योंकि भारत यूरोप से डायरेक्टली नहीं जुड़ा था, अरबों के माध्यम से जुड़ा हुआ था। तो फर्स्ट यूरोपियन हु स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया, पहला यूरोपियन, एक एक लाइन मेरी याद होनी चाहिए, पहला यूरोपियन जिसने भारत के साथ व्यापार शुरू किया। ठीक है, ये अंग्रेज नहीं थे, पुर्तगाली थे। तो 1498 में वास्को डिगामा पहुंचा। लंबी यात्रा, तुम जानते हो, तो कहानियां सभी जानते हो, जहाज के पीछे पीछे आया। कोई कहता भारत की खोज की, भारत थोड़न गया था जो खोज की तुमने, भारत तो फर्स्ट क्लास चौड़ाई में था, तुम्हें खोजना था। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा हमें कैसे पढ़ाया जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। अभी बताऊंगा कैसे खोज की, पागल हो गया था। लैंड रूट अब तुम्हें समझ में आया, ब्लॉक हो गया, ओटोमान एम्पायर बैठा हुआ है, अब उसको अपना भी शेयर देना। और यूरोप में पागलपन था भारत के सामान के लिए, मसाला दीपों के सामान के लिए पागलपन था, तो वो किसी भी हालत में उससे निकलना चाहते थे। अब क्यों इनको याद रखा जाता है? क्योंकि इन्होंने यूरोप की दशा दिशा बदल दी। कोलंबस निकला तो उल्टा कहीं पहुंच गया, ठीक है। अब ये निकला और धीरे धीरे अरबी व्यापारियों के पीछे पीछे होते हुए क्या किया, ये निकल गया पुर्तगाल से, नंबर 1 यहां से, ठीक है। ध्यान से मैप को ध्यान से देखना। तो पहले ये जो रूट था ये लैंड रूट था, ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है। ये मैंने क्रॉस मार दिया है। अब ये लैंड रूट ब्लॉकेड हो चुका है, ओटोमान एम्पायर डील नहीं कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, घूमना शुरू किया। ये जो पॉइंट देख रहे हो ये बड़ा खतरनाक बिंदु था, ठीक है, बड़ा खतरनाक बिंदु था। कई बार ये क्या होता था, ये पहुंचते पहुंचते यहां पहुंच जाते थे अफ्रीका के इस हिस्से पे, तो यहां कैनिबलिज्म था, यानी कि वो लोग क्या था, आदिवासी लोग थे, मनुष्यों को भी खा जाते थे बाहरी लोग, ऐसा ये कहते हैं अपनी कहानियों में। लेकिन ज्यादातर ये दलदलों में खो जाते थे, चूंकि ये वर्षा वन का क्षेत्र, कैसा ये, तो ये वर्षा वन के क्षेत्र के रूप में आ जाता है, और यहां बीमारियों की वजह से ये यूरोपियन मर जाते थे। फिर वो आगे बढ़ते थे, तो इसने क्या किया, ये पहुंच गया साउथ अफ्रीका के कोस्ट पे। यहां देख रहे हो पॉइंट नंबर 2, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। इसका नाम रखा इन्होंने केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप। क्योंकि यहीं से जो टर्न मारते हुए जब ये आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, इन्हें भारत का रास्ता मिल जाता है, हिंद महासागर में ये प्रवेश कर जाते हैं। ये अटलांटिक है, कौन सा सागर है ये, अटलांटिक। तो जब ये पुर्तगीज यहां से चले, या आगे चलकर तुम देखोगे ढेर सारे यूरोपियन यहां से चलते हैं, तो पहले यहीं फंस के मर जाते थे। फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़े और आशा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप बोला जाता है इसको, वहां पहुंच गए। यहां से जब टर्न लेते तो वो इंडियन ओशियन में प्रवेश कर जाते हैं। उनको पता है कि अब अपार धन का रास्ता मिल गया। तो जो वास्को डिगामा, उसकी सबसे बड़ी जो खासियत थी, उसने यूरोप को, खासतौर पर पुर्तगाल को, अगले 100 सालों के लिए सुरक्षित कर लिया ये रूट खोज के। क्योंकि लैंड रूट वो खोज ही नहीं पा रहे थे, कैसे पहुंचे भारत। इस रूट की वजह से पूरे यूरोप में एक नया संचार पैदा हो गया। और यकीन मानिए, जो तब से लेकर आज तक, इस पूरी कहानी में आपको समझ में आएगा कि जो कुछ भी उनके पास है वो हमारा ही है। और इस रास्ते ने कैसे भारत की बर्बादी और कैसे यूरोप का इतिहास लिख दिया। इससे पहले तक तो ये चमड़ा खाते थे, ये जो है जाड़ों में इनके पास खाने के लिए नहीं होता था, ये जमा हुआ मांस खाते थे, मछलियां जमा के रखते थे, इनके पास खाने के लिए नहीं था। तो इस यात्रा में जब वो गया, आपने कहानी सुनी होगी कि यात्रा में जितना भी खर्चा उसका 60 गुना ज्यादा इसने कमा लिया था, 60 टाइम। जब ये पहुंचा तो वहां का राजा तक पागल हो गया कि भाई ये क्या है, और इतना ज्यादा लाभ उसको यहां से प्राप्त हुआ, बेहिसाब लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो खैर कहानी आगे बढ़ती है। फिर ये मेडागास्कर से होते हुए, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच से होते हुए ये रूट आगे फॉलो करता है, ठीक है। आगे जब ये पहुंचता है तो यहां पे तुम्हें जिगजैग दिखाई पड़ रहा है, मैप पे दिखाई पड़ रहा है। नंबर 3 बड़ी खास बात है, इस रूट पर यहां पर अरबों का शासन, अरब जो थे वो अरब सागर में वो क्या करते थे, क्योंकि यहां से ट्रेड होता है इसलिए नाम अरब सागर रख दिया गया था इसका। तो अरबों का आधिपत्य था। जब पुर्तगाली इस रास्ते से होकर गुजरे तो उन्हें इस ट्रेड रूट पे किसका सामना करना पड़ा, उन्हें ना ब्रिटिश का ना डच का, उन्हें सबसे पहले अरब व्यापारियों के राइवल का सामना करना पड़े। बहुत ध्यान से मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लो, अरब्स। ट्रेड राइवल ऑफ पुर्तगीज वर अरब्स। कई बार तुम लोगों को लगता है ना डच से उनकी लड़ाई हुई, नहीं, सबसे पहले जो उनको राइवल हुआ व्यापार में, जो उनको सबसे पहले मुश्किलें सामना करना पड़ा, वो किसके साथ करना पड़ा, अरब के साथ करना पड़ा। क्योंकि इस क्षेत्र में अरबों का आधिपत्य था, भारत पहुंच